वापस हम पूरी विषय वस्तु को दोबारा देख रहे थे। नए ज्ञान की आवश्यकता और उसके उपरांत नयों का सामान्य स्वरूप। कल इन दो बिंदुओं के संदर्भ में अपन ने थोड़ी विस्तार से चर्चा कर ली थी। नयों की प्रामाणिकता में भी थोड़ा बहुत तो ध्यान होना ही चाहिए आपको कि नए प्रमाण हैं या अप्रमाण। और इस संदर्भ में पहला पैराग्राफ जो है ये बहुत मार्मिक है। माने जो प्रश्न उठाया जाता है नए प्रमाण हैं या अप्रमाण, तीसरा पैराग्राफ है यहाँ, ये बहुत मार्मिक पैराग्राफ है। इतना सा भी यदि आपको याद हो गया तो काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगी बात। क्या प्रश्न उठाया जाता है कि नए प्रमाण है या अप्रमाण। यदि अप्रमाण है तो प्रयोग से क्या लाभ है, और यदि प्रमाण है तो फिर प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न। यदि अभिन्न है तो उनके अलग से उल्लेख की आवश्यकता नहीं है, और भिन्न है तो फिर नए प्रमाण कैसे हो सकते हैं, अप्रमाण ही रहे। ये शंका उठाई जाती है और इसका जो जवाब दिया है वो जवाब ये दिया है कि नए ना तो प्रमाण है और ना ही अप्रमाण है, अपितु प्रमाण एक देशता। यही इसका एकमात्र जवाब है कि प्रमाण का एक देशपना ये नए में लागू होता है। मूल नए कितने, इसके संदर्भ में हमने थोड़ी बहुत चर्चा कल यहाँ कर ली थी। संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रकार के नए किन विवक्षाओं से संभव हैं, और उन सब में द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, आगम शैली के मूल नए हैं, और निश्चय व्यवहार ये दोनों अध्यात्म शैली के मूल नए हैं। ठीक है। इसके पश्चात और आगे बढ़े द्वितीय अध्याय, निश्चय व्यवहार, स्वरूप और विषय वस्तु। अब निश्चय व्यवहार का स्वरूप आप लोगों के ध्यान में हो, इस संदर्भ में कम से कम दो तो परिभाषाएं निश्चय व्यवहार की। निश्चय नहीं किसे कहते हैं, व्यवहार नहीं किसे कहते हैं। इसमें माइल्य धवर आलाप पद्धति दो परिभाषाएं ये है। एक परिभाषा समय सार आत्मख्याति की है, आत्माश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार है। ठीक है। तो तीन परिभाषाएं बतलाई मैंने आपको जो महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से कोई दो याद कर सकते हैं। लक्षण में कस्य सतो यथा, ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है। ज्योति भेदो यारम धम्माणम गुणे एक वस्तुस्स सो व्यवहारो भणियो विवरियो निश्चयो होई। अभेदानुपचारतया वस्तु निश्चय तिथि निश्चय, भेदोपचारतया वस्तु विवरी तिथि व्यवहार है। मतलब ये तीन चार परिभाषाएं हैं, इनमें से कोई दो परिभाषाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन परिभाषाओं के पश्चात निष्कर्ष स्वरूप कुछ वाक्य दिए गए थे। ये निष्कर्ष स्वरूप वाक्य भी बहुत अच्छे हैं। और वैसे कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि समय सार की 27वीं गाथा और 7वीं गाथा के आधार पर निश्चय व्यवहार के स्वरूप को स्पष्ट करें। 7वीं और 27वीं गाथा के आधार पर तो आप बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं। 7वीं गाथा में भेद को व्यवहार और अभेद को निश्चय कहा, जबकि 27वीं गाथा में अभेद को व्यवहार और भेद को निश्चय कहा। तो कहा ये तो परस्पर एक दूसरे की विरोधी दिखाई दे रही है। फिर आपको ये विरोधी दिखाने के बाद में नीचे स्पष्टीकरण देना होगा कि जहां एक वस्तु में भेद हो वो व्यवहार, और जहां दो वस्तुओं में भेद बतलाया जाए सो निश्चय। ठीक है ना। और जहां एक वस्तु में अभेद बतलाया जाए सो निश्चय। एक वस्तु में अभेद बतलाना निश्चय है और दो वस्तुओं में भेद बतलाना निश्चय है, या दो वस्तुओं में अभेद बतलाना व्यवहार है। एक में अभेद निश्चय और दो में अभेद व्यवहार। ठीक है। अभेद, दो में अभेद व्यवहार, व्यवहार ही तो बोला मैंने। एक में अभेद निश्चय और दो में अभेद व्यवहार। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे। फिर ये दोनों बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करने के उपरांत व्यवहार नए को जनवाणी में स्थान क्यों दिया गया, या निश्चय नए को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ क्यों कहा जाता है, बोलो। ऐसे क्या कारण है
कि निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहा जाता है? इसका जवाब यहाँ आया है कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो वो भूतार्थ है, और जिसके आश्रय से सम्यक्त्व ना हो वो अभूतार्थ है। निश्चय नहीं के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको भूतार्थ कहा जाता है। व्यवहार नहीं के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उसको अभूतार्थ कहते हैं। दो महत्वपूर्ण बिंदु और आए थे इसी स्वरूप विषय वस्तु वाले प्रकरण में, जिनमें एक तो व्यवहार नय के कथनों को स्वीकार करने पर मिथ्या दृष्टि होने का प्रसंग। प्रश्न इस तरह का बनता है कि यदि व्यवहार नय को सर्वथा सत्यार्थ माने और सर्वथा असत्यार्थ माने तो क्या आपत्ति है? क्या कहा? यदि व्यवहार नय को सर्वथा सत्यार्थ और सर्वथा असत्यार्थ माने तो क्या आपत्ति है? इसका समाधान मैं बतलाता हूं, सुनो ध्यान से। यदि व्यवहार नय को सर्वथा सत्यार्थ माना जाए तो देह जीव को एक गिने बहिरातम, ये समस्या खड़ी होगी। यदि व्यवहार नय के कथन शरीर और आत्मा को एक कहने वाले हैं, उन्हीं को सर्वथा सत्यार्थ मान लिया जाए, मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। अच्छा, तो यदि इन कथनों को, व्यवहार नय के कथनों को सर्वथा असत्यार्थ मान लिया जाए तो क्या होगा? कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, यह कथन सर्वथा असत्यार्थ होने से सर्वमान्य सर्वज्ञता ही संकट में पड़ जाएगी। ये दोनों समस्याएं खड़ी होगी। इसलिए व्यवहार नय कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित असत्यार्थ। ठीक। अच्छा, और आगे एक और छोटा सा एक प्रश्न बनता है यहाँ कि व्यवहार नय को नय मान, या केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, स्पष्ट करें इसका भाव। केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, इस बात को स्पष्ट करें। तो आपको ध्यान है ये बात कैसे स्पष्ट करनी है? ये बात आपने क्रमबद्ध पर्याय में भी पढ़ी थी और ये बात यहाँ भी आई है कि भाई पर को जानना व्यवहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि पराश्रितो व्यवहार है, और तन्मय होकर के नहीं जानते इसलिए व्यवहार कहा जाता है। क्या? स्वकीय आत्मावत परद्रव्यम तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भन्यते न च परिज्ञाना भावात्। ध्यान है ना? ऐसा नहीं है कि केवली भगवान लोकालोक को जानते ही नहीं है, वे जानते तो हैं लेकिन तन्मय होकर के नहीं जानते, इसलिए व्यवहार कहा जाता है। ठीक। फिर एक बहुत सुंदर प्रश्न बनता है जो ध्यान रखने योग्य है, स्मरण रखने योग्य है। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता? इस संदर्भ में चार बातें आप लोगों के उपयोग में होनी चाहिए। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश क्यों नहीं हो सकता? एक तो आपको प्रमाण प्रस्तुत करना है समय सार 8वीं गाथा का। क्या? अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है। इसलिए व्यवहारी जीवों को व्यवहार की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। फिर 3 पॉइंट आपको देने हैं टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है जो उसे नहीं पहचानते। यदि उन्हें इसी प्रकार कहते रहें तो वे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें व्यवहार से समझाने के लिए नर नारक पृथ्वी का आदि रूप जीव के विशेष किए तो उन्हें जीव की पहचान हुई। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट कहा मैंने समय सार 8वीं गाथा। दूसरा पॉइंट बतलाए टोडरमल जी की अपेक्षा पहला पॉइंट, फिर टोडरमल जी की अपेक्षा दूसरा पॉइंट। निश्चय से तो आत्मा अभेद है, उस अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके जब ज्ञान दर्शन आदि रूप विशेष किए तो इस जीव को उस आत्मा की पहचान हुई। ये दूसरा पॉइंट। और फिर तीसरा पॉइंट था निश्चय से तो वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, जो उसे नहीं पहचानते उन्हें परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा
व्रत उपवास आदि शील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा। पर द्रव्य का निमित्त मिटने मात्र की अपेक्षा से उनको मोक्ष मार्ग कहा है। वस्तुतः वे मोक्ष मार्ग तो नहीं है। वस्तु स्थिति तो यह है कि वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, किंतु इनको भी उपचार से कह दिया जाता है, व्रतशील संयम आदि को भी। ठीक, देखिए फिर परस्पर संबंधों की चर्चा। निश्चय व्यवहार और व्यवहार निश्चय में किस प्रकार के संबंध हैं? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, निषेध्य निषेधक संबंध या निषेधक निषेध्य संबंध, ये परस्पर संबंध बतलाने हैं इनमें। व्यवहार निश्चय, निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक, निषेधक निषेध्य, निषेध्य निषेधक, प्रतिपादक प्रतिपाद्य, ये जो संबंध कहे हैं, इन संबंधों के संदर्भ में स्पष्टीकरण होना चाहिए। और एक और इस स्वरूप विषय वस्तु वाले प्रकरण में लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो लगता है अपने को पक्षातिक्रांत के बारे में। निश्चय व्यवहार स्वरूप विषय वस्तु के आधार पर आप पक्षातिक्रांत को स्पष्ट करें। तो पक्षातिक्रांत में आपको विकल्प से निर्विकल्प होने की विधि बतानी होगी। पक्षातिक्रांत का स्वरूप किस तरह से कि पहले निश्चय का पक्ष और फिर उस निश्चय के पक्ष रूप विकल्प को भी तोड़कर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति। बोलो, स्पष्ट है बात? हाँ बोलो। कभी कभी ये प्रश्न निबंधात्मक रूप में पूछ लिया जाता है, लेकिन 2-3 होते हैं निबंधात्मक में, 2-3 में से एक करना होता है। तो आप किस चीज़ को निबंधात्मक के रूप में प्रेफर करेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है ये। और हो सकता है यदि उसको टिप्पणी के रूप में पूछा जाए तो आपको छोटा सा 7-8 लाइन के अंदर स्पष्ट करना है ना। टिप्पणी पूछी जाएगी कि नहीं जाएगी मुझे नहीं मालूम, क्या पेपर किस तरह का बनेगा, है ना। अभी तो नहीं मालूम ना, 14 तारीख को है पेपर, तो अभी कैसे कहें? अभी तो नैगम्य से कह सकते हैं संकल्प मात्र के आधार पर कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। अब क्या मालूम सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्या झलका है। तो अभी तो मैं सिर्फ वो चर्चा कर रहा हूं आपसे जो जो यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। क्या मतलब मैक्सिमम जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि कोई विषय यहाँ पूर्वार्ध में कोई ऐसा छूटे नहीं जो आपके उपयोग से ओझल हो जाए। सब बातें आपके उपयोग में रहे। फिर पेपर बनाने वाला कहीं से भी पेपर बनाए, कहीं से भी प्रश्न पूछे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सब तैयार है, हमें सब तैयार है और हम तैयार हैं, पूछ लो कुछ भी ऐसा। चलिए, पक्षातिक्रांत वाली बात हो गई। पक्षातिक्रांत के अंदर आपको वो सिद्ध करना पड़ेगा कि व्यवहार नय का विषय और विकल्प दोनों तोड़ने योग्य है और निश्चय नय का विकल्प तोड़ने योग्य है, किंतु निश्चय नय के विषय का आश्रय करने योग्य है। निश्चय स्वरूप वस्तु अनुभव के काल में मौजूद रहती है। व्यवहार नय रूप विकल्प और वस्तु दोनों ही अनुभूति के काल में नहीं है। निश्चय नय का विकल्प नहीं है लेकिन वस्तु की मौजूदगी है। समझ में आई कुछ बात? नरेश ठीक है? योगेश, रोहन बराबर है? चलो देखो आगे। फिर निश्चय व्यवहार कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तरों के अंदर एक बहुत सुंदर प्रश्न, सबसे पहला ही प्रश्न दिखता है, जय जिणमयम पहुज्य तामा व्यवहार निश्चय मणे एकेण बिना छिज्जय तिथम अन्येण पुण तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। यहाँ तीर्थ और तत्व का क्या भाव है? तीर्थ कह करके क्या कहना चाहते हैं और तत्व कह करके क्या कहना चाहते हैं? मैं बतला दूं आपको, डिटेल जितना भी लिखें आप। तीर्थ कह करके उपदेश प्रक्रिया को बतलाना चाहते हैं और तत्व कह करके अनुभूति को बताना चाहते हैं। तो तीर्थ का लोप हो जाएगा माने उपदेश परंपरा खत्म हो जाएगी और तत्व का लोप हो जाएगा माने अनुभव नहीं हो पाएगा। ठीक है? निश्चय अनुभूति के लिए और व्यवहार नय
प्रतिपादन आदि, उपदेश आदि के लिए। इस तरह का ये मर्म उसमें छिपा हुआ है जो आप लोगों के जवाब में आना चाहिए। निश्चय नय भेद प्रभेद। निश्चय नय के 4 प्रकार के भेद हैं, ठीक है। चारों प्रकार के भेदों के नाम, चारों प्रकार के भेदों की परिभाषाएं, उन भेदों का स्वरूप, ठीक है। कोई टिप्पणी के रूप में कदाचित कुछ पूछ ले वे, परिभाषात्मक यदि पूछें तो उनमें परम शुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं, साक्षात शुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं, एक देश शुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं। यदि अंतर के रूप में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है, वैसे शायद विगत कुछ वर्षों में नहीं पूछे गए अंतर प्रदर्शन की चर्चा, लेकिन यदि कोई अंतर पूछने की बात होवे तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय में क्या अंतर है ना? और यदि और दूसरे प्रकार से अंतरों की ही जैसे अपन बात करें तो एक अंतर निकल सकता है, प्रमाण और नय में क्या अंतर है, ठीक है। एक अंतर की चर्चा अपन कर सकते हैं, निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैलियों में क्या अंतर है। ये मूल नय कितने वाले प्रकरण के अंतर्गत अपन ने अंतर देखे थे इनमें, निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैलियों में। एक आगम के नए हैं, एक अध्यात्म के नए हैं, उनके भेदों की अपेक्षा से कर सकते हो। निश्चय द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वस्तु के मूल पार्ट से संबंध रखते हैं, जबकि निश्चय व्यवहार वस्तु के 2 मूल पार्ट से संबंध नहीं रखते। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक तो द्रव्य और पर्याय से संबंध रखने वाले हैं ना, द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक, पर्याय को विषय बनाए वो पर्यायार्थिक। निश्चय व्यवहार में ऐसा तो है नहीं, निश्चय व्यवहार शैली में उपचरित बातों को भी विषय कर लिया जाता है, जबकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के माध्यम से सिर्फ वस्तु को विषय किया जाएगा, एक दूसरे का हेतु कहा गया। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं, मैंने तो वैसे ही बात कर ली है आपसे कि आपके उपयोग में रहे, ठीक है ना, ध्यान में रहे कि भाई इस तरह की भी बात हो सकती है। एक अंतर ये भी इस तरह का निकल सकता है, यदि अपन अंतरों की अपेक्षा से बात करें तो अशुद्ध निश्चय नय और उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में क्या अंतर है। आप कहेंगे कहाँ निश्चय और कहाँ व्यवहार है, क्या अंतर हो सकता है। 1-2 पॉइंट निकाल सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं भी तो। भेद अभेद का अंतर है, वाक्य प्रयोग करके बतला सकते हैं कि भाई ये इनमें मूल रूप से अंतर है। कुछ यदि इन दोनों की परिभाषाएं आपको याद हो तो दोनों की परिभाषाएं प्रस्तुत करके बतला सकते हैं। वो जिसमें जितने निकले 3-4 अंतर तो होने ही चाहिए कम से कम, इतना तो 3, 4, 7, 8 तक 10 तक भी हो, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी 3 से कम तो नहीं होने चाहिए, 3 या 4 अंतर तो होने ही चाहिए कम से कम। कभी भी यहीं की नहीं, मैं कॉलेज की भी बात बतलाता हूँ, जब भी आप कभी अंतर प्रदर्शन करके लिखें तो आप बिल्कुल उसको चार्ट की तरह बना करके लिखें, बीच में लाइन खींच करके और पॉइंट अलग अलग बनाएं, एक के सामने दूसरा लिखें। यही पद्धति आपको अधिक नंबर दिलाने में समर्थ होगी। आप कभी भी किसी भी एग्जाम में अंतर लिखें, कॉलेज की परीक्षाओं में यदि आपसे अंतर पूछे जाते हैं तो ये नहीं आप पहला पॉइंट डाला और आपने लाइन से लिख दिया, दूसरा पॉइंट डाला और आपने लाइन से लिख दिए कंटिन्यू, ऐसा नहीं। आप लाइन खींचे बीच में, क्योंकि एग्जामिनर को जांचते समय ये देखने का समय नहीं होता, पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता। एक कॉपी जांचने के 2-3 रुपए मिलते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्या अब 2-3-4 रुपए मिलेंगे उनको, और जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा जचेगी पैसे तो उतने ही मिलने हैं। अब कौन माथा पचाए उसमें, ठीक है। फिर भी वो क्या करते हैं कि हल्का सा देखते हैं कि भाई ये इधर इतना लिखा है, आधा पढ़ा तो सामने उसका अपोजिट लिखा हुआ होगा, है ना। कभी इधर देख लिया कभी उधर देख लिया, ठीक है ना, ऐसा ही चलता है। ये तो मैंने आपको पद्धति बतलाई कि आप इस पद्धति का ही प्रयोग करें लिखते समय। चलिए, प्रश्नोत्तरों की चर्चा हुई। इन प्रश्नोत्तरों में बस यही महत्वपूर्ण था। एक और वो गुणस्थानों की अपेक्षा चारों भेदों को बतलाइए, ये भी अच्छा स्वरूप बनता है। निश्चय नय के चारों भेद कौन कौन से गुणस्थान में लागू होते हैं। जैसे अशुद्ध निश्चय नय की बात करें तो 1 से 12वें तक, एक देश शुद्ध निश्चय नय 4 से 12वें तक, साक्षात शुद्ध निश्चय नय
चौथे से सिद्ध परमात्मा तक क्षयिक भाव की अपेक्षा, ठीक है ना। और परम शुद्ध निश्चय ने निगूढ़ से लेकर के सिद्ध पर्यंत सभी गुणस्थान और गुणस्थानातीत सब में लागू होगा। फिर इसके और आगे बढ़े हैं तो फिर व्यवहार नय प्रश्न भेद प्रभेद के संदर्भ में, व्यवहार नय के 4 भेद प्रभेद, 2 भेद और 2 उनके प्रभेद, है ना। यदि आपसे भेद प्रभेदों के संदर्भ में जब कभी भी पूछा जाए तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें चार्ट बना करके ही बताना है। चार्ट तो होना ही चाहिए, भले ही 3-4 भेद भी यदि किसी चीज़ के बतलाने हो, यहाँ कॉलेज में कहीं भी लाइफ में जब कभी भी एग्जाम देवें, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, छोटा सा चार्ट बना दिया, एक नाम लिख दिया, ऊपर व्यवहार नय, फिर उसके 2 भेद कर दिए, सद्भूत और सामने लिखा असद्भूत, फिर सद्भूत के 2 कर दिए उपचरित और अनुपचरित, और फिर इधर लिखा उपचरित और अनुपचरित। जो यहाँ उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत लिखा था वहां नीचे लिख दो शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत ब्रैकेट में। इतना सा चार्ट बन गया, तो फटाफट सुविधा रहती है। फिर उनका स्पष्टीकरण दे दो नीचे एक एक का, चारों की परिभाषा, चारों का स्वरूप, एक एक 2-2 लाइन के अंदर सभी की परिभाषाएं आनी चाहिए। संक्षिप्त परिभाषाएं जो सारभूत है उनकी मैं अपेक्षा रखता हूं कि वे आप बतलाएं। पढ़ो ना, हम क्यों मना करें। हाँ बस तो ठीक है, कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं है उसमें। चलिए, इनके प्रयोग विधि में आपको कुशलता हासिल होनी चाहिए। कुछ वर्षों पहले तो मैं इस तरह के पेपर बनाता था, अभी पिछले कुछ वर्षों से तो नहीं बने, क्या मालूम कैसा होगा अभी, जिनमें आपके लिए कुछ वाक्य दिए जाएंगे और उन वाक्यों में आपको नए प्रयोग करके बतलाना है कि इनमें कौन सा नए घटित होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वाक्य को देखकर आपको लगता है कि यहाँ निश्चय भी होना चाहिए और ये व्यवहार भी होना चाहिए, तो आप उसका स्पष्टीकरण करते हुए नीचे लिखें कि यदि इस विषय को इस तरह से अभेद देखा जाएगा तो वो इस निश्चय नय का विषय बनेगा, और यदि इसी में देखते समय हमारी दृष्टि इस एंगल पर है तो वो इस नय का विषय बनेगा। ऐसा हो सकता है ना, कभी आपके दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि यार अभी ये कैसा करें, तो वो आप अपेक्षा बतला देवे। अपेक्षा का नाम ही तो नय है। दृष्टि में क्या है आपकी, एक वाक्य कहा गया, उस वाक्य में आपकी दृष्टि किस पर है, एक वाक्य में प्रयोग किए शब्दों में से कौन से शब्द पर आपकी दृष्टि हावी हो रही है। जिस शब्द पर आपकी दृष्टि प्रमुखता से होगी, समझ लीजिए वो नय लागू हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और इनके प्रयोजन की चर्चा भी हो सकती है व्यवहार नय के भेदों के संदर्भ में। असद्भूत व्यवहार नय, सद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत व्यवहार नय मुख्य है वैसे तो, उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयों की उपयोगिता। क्यों, इनकी उपयोगिता में कौन सी बातें आएगी, एक तो अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए और एक सदाचार की सिद्धि के लिए। ठीक है ना। उपयोगिता कहो, प्रयोजन कहो, ये सब बातें इनमें से लागू होती है। ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि यदि असद्भूत व्यवहार नय को न माना जाए तो क्या आपत्ति होगी। एक तरफ उपयोगिता की बात हो गई, दूसरी तरफ यदि इनको नहीं माने तो क्या परेशानी है। तो क्या असद्भूत व्यवहार नय को नहीं मानने से क्या होगा, अणुव्रत महाव्रत आदि काल्पनिक ठहरेंगे, लौकिक मर्यादाएं खंडित हो जाएगी, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग 3 अनुयोगों की सिद्धि नहीं हो सकेगी। इनको नहीं मानने से होने वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, और बतलाइए, और आप लोगों को कुछ और पंचाध्यायी क्या अच्छा, यदि आपसे वाक्य पूछे जाते हैं तो फिर आप पंचाध्यायी वाले नए नहीं लगाएंगे। नए प्रयोग यदि पूछे जाते हैं तो आप आगमानुसार जिन नयों की चर्चाएं की है नहीं, आप किसी भी नए प्रयोग वाले क्वेश्चन में पंचाध्यायीकार अनुसार
नए या नए प्रयोग की चर्चा नहीं करेंगे, नयाभास की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये पंचाध्यायी वाले जो नए हैं, इन नयों की चर्चा तो आपको पंचाध्यायी पढ़ते समय ही करनी है, या फिर गुरुदेव के कथनों में या कहीं अपने को इस तरह का उल्लेख मिले कि राग पर्याय असद्भूत व्यवहार नय का विषय है, तो फिर माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये पंचाध्यायी की अपेक्षा से है। ऐसा नहीं करें फिर उस स्थान पर कि आप किताब में सुधार करें, नहीं ये तो गलत है, राग पर्याय तो उपचरित सद्भूत का विषय होता है, ये कैसे असद्भूत का विषय लिखा है, गलत लिखा है, इसको सुधार लेना भैया सब लोग, ऐसा मत करवा देना। अपितु ये समझाना कि यहाँ ये जो प्रयोग किया गया है ये पंचाध्यायी कार के नयों की दृष्टि से किया गया है, ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। पंचाध्यायी कार के अनुसार कोई शॉर्ट यदि छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएं आपसे, जैसे पंचाध्यायी कार के अनुसार नयों का क्या लक्षण है, निश्चय नय का क्या लक्षण है, नयों का नहीं निश्चय नय का क्या लक्षण है भाई शुभम? न तथा, है ना, न तथा लिख करके आगे स्पष्ट कर सकते हैं कि पंचाध्यायीकार निश्चय नय के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी कहा जाता है सो सब व्यवहार्य है, जितना भी वचनों से वस्तु के संदर्भ में कहा जाएगा वो कहना ही व्यवहार्य है, बोलना ही व्यवहार्य है। इसलिए जैसा कुछ भी हमने व्यवहार नय ने कहा, निश्चय कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बस ये उन्होंने निश्चय नय का लक्षण बनाया। व्यवहार नय के जो 4 भेद उन्होंने बतलाए हैं, हम कल तक इसकी चर्चा काफ़ी विस्तार से कर चुके थे, शायद कल नहीं की थी, परसों तक की होगी। तो ये जो 4 भेद हैं ये कौन कौन से हैं और उनमें वे क्या विषय ग्रहण करते हैं। इसी तरह से 4 प्रकार के नयाभास कौन कौन से हैं पंचाध्यायीकार के अनुसार, वो भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। माने पंचाध्यायी वाले प्रकरण से तो 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो पंचाध्यायीकार के अनुसार 4 प्रकार के व्यवहार नयों का स्वरूप, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन यदि 1-2 नंबर का कदाचित हो तो न तथा लक्षण वाला, है ना, और 4 प्रकार के नयाभासों का स्वरूप, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार से अपन ने ये पूरा का पूरा जो विषय था पूर्वार्ध का ये पूर्ण किया। अब आप लोगों की बारी है, यदि अभी तक के इस पूरे विषय में कहीं कुछ आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ बात समझने की लगती हो, कोई विषय स्पष्ट नहीं हुआ हो किसी दिन आपकी अनुपस्थिति के कारण, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, कल का अपना अवकाश रहेगा, परसों पेपर है, मुझे सूचना मिली है कि कल परसों समय सार का पेपर है शायद, है ना, तो कल अपन क्लास के लिए नहीं बैठेंगे और पेपर की तैयारी आप अच्छे से करें, ठीक है। और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के चेष्टा नहीं करें, मुझसे क्या करना है, सब महत्वपूर्ण बता ही दिए मैंने, है ना। मेरे पास में कोई आ जाए आप लोगों में से कि भाई साहब कुछ इम्पोर्टेंट बतला दो, तो मेरे लिए तो पूरा ही नए चक्र इम्पोर्टेंट है, पूरा ही पूर्वार्ध इम्पोर्टेंट है। और फिर भी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आज की क्लास में आपको बतला दिए, जो नहीं आए होंगे वो लोग मिस करेंगे है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है। हाँ, आज तो लगेगी ना, 11 बजे बैठेंगे अपन, क्यों नहीं। हाँ, वो देखते हैं, क्योंकि अभी सुबह के सेशन में शांति जी वैसा कुछ वो दूसरी प्रमेय कमल मार्तंड या प्रमेय रत्नमाला की क्लास शुरू करने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम, जैसा भी जो भी घोषणा होगी भी अपन कैसे डिसीजन लें किसी चीज़ के बारे में, जैसी व्यवस्था होगी तदनुसार, है ना, अपन बैठेंगे। और बतलाएं, और कुछ अभी इस पेपर का, निश्चय व्यवहार वाले पेपर का, इसके पैटर्न में तो क्या है मैंने बतलाया ना आपको। देखो, टिप्पणी जितने क्वेश्चन होंगे उनमें से कोई ना कहीं ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही, एक आध ऑप्शन तो मिलेगा ही। जैसे 5 टिप्पणी में से 4 करनी होगी, और यदि कदाचित टिप्पणी नहीं पूछी जाए तो हो सकता है नहीं पूछें, ठीक है। दूसरा, इसके आगे बढ़े अपन तो अंतर प्रदर्शन मैंने बतलाया आपको, तो जैसे 4 या 5 पूछे तो उनमें से एक छोड़ करके कम करना होगा।
कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे प्रश्नों के अंदर नए प्रयोग वाला मैं सोचता हूँ कि होना चाहिए, जिनमें आपको 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नियमों के प्रयोग करने हों। कम से कम 10 वाक्य तो आप लोगों को ऐसे मिलने ही चाहिए जो 20 नंबर के हों, एक एक 2-2 नंबर का हो, एक नंबर का हो तो 10 नंबर का हो जाएगा नए प्रयोग। अच्छा, इसके बाद में कुछ प्रश्नोत्तर, 6-7 प्रश्नोत्तर होंगे, है ना, जो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन लगभग आपको आधे से पौन पेज में तो कम से कम आपको लिखना ही चाहिए। एक पेज भी लिखें तो अच्छी बात है, लेकिन आधे पौन पेज में, पौन पेज तक करीब आपका उसमें जवाब आना चाहिए। 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ऐसा समझ लो आप। 6-6 नंबर के क्वेश्चन मान लीजिए आप। और एक क्वेश्चन बनता है वो निबंधात्मक है, जो करीब 20 नंबर का होगा। वो कम से कम 3 पेज तो होने ही चाहिए, मिनिमम 3 पेज की अपेक्षा रखते हैं हम निबंधात्मक में। नहीं, ज़्यादा तो नहीं है। निबंधात्मक प्रश्नों में कई तरह की बातें पूछी जा सकती है। एक तो मैंने वही बतलाया आपको, जैसे क्या कहा, पक्षातिक्रांत वाले को भी निबंधात्मक में ले सकते हैं। एक बतलाया आपको इनके परस्पर संबंधों की चर्चा, ठीक है। और एक चर्चा कर सकते हैं, कुछ पंचाध्यायी वगैरह को भी अपन उसमें ले सकते हैं। मतलब जिस किसी भी चीज़ के बारे में निबंध पूछा जाए, इसका अर्थ ये है कि आप उसके भेद प्रभेद आदि बतलाते हुए, पॉइंट बनाते हुए आप उस चीज़ को विस्तार से लिखें। हो सकता है 15 नंबर का पूछें, 10 नंबर का पूछें, अभी कुछ भी सेट नहीं है। सेट तो है केवल ज्ञान में, है ना, शदमस्त अपने ज्ञान में नहीं है। और बतलाएं, बस यही पैटर्न, और क्या होता है, ऐसा ही पैटर्न होता है कुछ पूछने का? क्या राइटिंग के नंबर? जिनकी राइटिंग छोटी है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, 2 पेज हो, 2.5 पेज हो, 3 पेज हो, जितना भी हो। बोलो भाई, कुछ भी नहीं? चलें क्या, फिर क्या करें? अब आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो मैंने तो आप लोगों के लिए छोड़ा 5 मिनट का टाइम कि भाई आप लोग बोलोगे कुछ तो। प्रियम, बाहुबली, अनुभव, देख लो पेज बदल लो फटाफट सब। चलो मेरे को प्रयोग बतला दो फटाफट। एक काम करो, जल्दी से मेरे को एग्जाम्पल बतलाओ आप फटाफट। 4 प्रकार के निश्चय नयों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करो। बोलो, सबसे पहला परम शुद्ध निश्चय नय के लिए उदाहरण प्रस्तुत करो। परम शुद्ध निश्चय नय का कोई एक एग्जाम्पल दो, शास्त्र के आधार से, आगम के आधार से, किसी भजन के आधार से, पंक्तियों के आधार से, स्तुतियों में कहीं कोई परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जिसको बनाया जा सके। देखो कितने सुंदर वाक्य आ गए सब हैं। ये तो परम शुद्ध निश्चय नय के विषय। सिद्ध समान सदा पद मेरो, मम स्वरूप है सिद्ध समान, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। कोई और आगम प्रमाण? हाँ कह सकते, जारी सी असिद्धप्पा योगसार। और बतलाएं, अप्पा सो परमप्पा। और इसमें कोई एक प्रमाण दिया है, अपने गाथा दिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाथा दिए। नवी उपजई नवी मरई बंधु न मोक्खु करई, है न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध होता है, न मोक्ष होता है। योगसार की गाथा प्रस्तुत है परमात्मा प्रकाश की। तो ये भी परम शुद्ध निश्चय नय का ही विषय है। ठीक है, हो गया स्पष्ट परम शुद्ध निश्चय नय। चलो दूसरा नय। वही है, इतने बता तो दिए ये सब, और क्या। फिर वो क्या है, फिर वो 8 एक साथ चलेंगे। मैं वाक्य बोलूंगा, फिर 8 में से तलाशना पड़ेगा। अभी अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं।
कोई बात नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय ने बोलो। केवल ज्ञान से अभेद देखना है अपने को। केवल ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी, वीतरागी, सर्वज्ञ, क्षायिक सम्यक्त्वी, ठीक है ना। क्षायिक सम्यक्त्व को भी साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय लिया है ना। क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से, माने वो श्रद्धा गुण की अपेक्षा से पूर्णता है वहां, दर्शन मोह का अभाव होने की अपेक्षा से। तो ये सब जहाँ जहाँ पूर्ण विकसित पर्यायों को द्रव्य के साथ में अभेद किया जाए, वो सब साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय होगा। फिर एक देश शुद्ध निश्चय ने अल्प विकसित पर्यायों के साथ में अभेद करके देखना। हाँ, मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, मुनिराज, संवर, निर्जरा वाले, इस तरह के जो कथन होंगे, एक देश हो गया। अशुद्ध निश्चय में राग द्वेष आदि विकारी पर्यायों की बात करेंगे, रागी, द्वेषी, कषायी, मिथ्या दृष्टि आदि, ये सब अशुद्ध निश्चय का विषय है। और इसी तरह से 4 प्रकार के व्यवहार ने भी लागू कर सकते हैं अपन। ठीक है, दादा आ गए हैं, प्रवचन का समय हो गया। आप लोग अच्छा अभ्यास करें, अच्छी तैयारी करें। और ये नए चक्र का जो विषय है, ये नए चक्र का विषय सिर्फ नए चक्र तक सीमित नहीं रखें, अपितु जिनागम को पढ़ते समय इन नयों का प्रयोग करते हुए जिनागम के मर्म को आप सभी समझें। इसी भावना से मैं नए चक्र की इस क्लास को संपन्न करता हूँ।